आपने ये जो सवाल किया ना कि रास्ते बंद थे, खुल गए और कुछ महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा तो क्या खराबी होगी। देखिए, प्राइस कंट्रोल कमेटियों के साथ हम भी जाते थे। मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में 12 साल क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन पेज का मैं इंचार्ज रहा हूँ, तो वहाँ हमने ये सारी चीज़ें बड़े करीब से देखी हैं। होता ये कि जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है ना वो अपनी कमेटी अपनी टीम को भेजता है, वो सिलेक्शन करते हैं कि ये 10 छोटी दुकानें हैं, ये बड़ी दुकान है, ये उससे बड़ी है, ये गोदाम है, फिर उसका रेट फिक्स होता है। शुरू में उनको डरा दिया जाता है जी आपका गोदाम सील हो जाएगा, और करके भी जाते हैं एक हफ्ते के लिए। उसके बाद रेट फिक्स हो जाता है कि इससे 5,000, इससे 15,000, इससे 50,000, इससे 2 लाख। अच्छा, वो रेट फिक्स हो जाता है। वो फिर आवाम जाती है तो आवाम को जो चीज़ें हैं वो चीनी भी महंगी मिलती है, दालें भी महंगी मिलती हैं और सब्जियां भी महंगी मिलती हैं, गोश्त भी महंगा मिलता है। लेकिन वो कहते हैं कि जी प्राइस कंट्रोल, वो कहते हैं जी हमने किया। अब करते क्या हैं? करते ये हैं कि जिनसे रिश्वत लेनी होती है ना उनके खिलाफ पहले 1-2 पर्चे भी दर्ज करते हैं। अच्छा, उसमें वो अपने मुलाजम को, चौकीदार को पेश कर देते हैं, उसकी ज़मानत करा ली जाती है। अब जब बहुत ज़्यादा शोर मचता है या वज़ीर आला का किसी ख़ास जगह पे दौरा हो जाता है तो वज़ीर आला कहती है कि ये वाली दुकान से पता चला, लोगों ने बताया बहुत महंगा है, तो कहते हैं सर हमने इसके साथ 2 पर्चे पहले से दिए हुए हैं। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये जो मोची गेट के साथ ही वो जो पूरा बाजार है वहाँ नीचे तहखाने और सैकड़ों में हैं जहाँ पतंगबाजी का सामान बनता था। बड़ी मज़े की बात है। बरसात तो नहीं, तो जब कोई हलाकत होनी तो पता चलना कि पतंग की जो डोर है वो पतंगे जो है यहाँ से बन के गई हैं। अच्छा, वहाँ 2 रंग महल और मोची गेट ये जो थाने भी बिल्कुल साथ साथ हैं। तो SHO से काला यानी ऊपर जो पहले तो आर्डर होना कि जी शाहबाग में, शाहबाग का SHO मुअत्तल, फिर DSP, फिर ऊपर SP तक बात जाती, लेकिन ज़्यादातर DSP तक रहती थी। अब सारा जो मुद्दा था वो वहाँ पहुँचता कि अब SHO ने क्या किया हुआ है कि हर हफ्ते बाद 3 तहखानों वालों के खिलाफ पर्चे देता है, खुद ही अगले दिन बंदे भेज के उनकी जमानत करवाते हैं, फिर अगले 3, और इस तरह करके उन्होंने सारे तहखाने वालों के खिलाफ 1-1, 2-2 मुकदमा दर्ज किया। अच्छा, वो कापियाँ ना मुंशी को कह के संभाल ली जाती थी, और फिर उसके बाद वो कारोबार शुरू, फिर पतंगे, फिर वो ये जब हमने इसको हाईलाइट किया ना तो फिर ये मुकम्मल इस पर काबू पाया गया। उसके बाद इस चीज़ को ख़त्म किया गया। अब ये वाला जो मामला आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी, अभी जो आपने सारी बात बताई उसमें से एक चीज़ तो सामने आ रही है कि जो पहले वाला सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है और उसमें बेशुमार ख़राबियाँ मौजूद हैं। आप मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, वो जाते हैं और फिर उसके बाद ये सारी करप्शन की आप सारी कहानी सुना रहे हैं कि किस किस तरह से होती है। ऑप्शन होती हैं 2 आपके पास, या तो आप उस सिस्टम को दोबारा से ओवरहॉल करें, ठीक करें। अगर सिस्टम इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका है तो उसके बाद दूसरी ऑप्शन आपके पास है कि आप एक नया सिस्टम ले आएँ जो क्लीन हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसको आप देख भी सकते हो, लोग भी नए हों और उसको मैनेज भी कर सकें। तो और बाकी जो दूसरा सिस्टम है उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो आपको नहीं लगता कि इस हो सकता है इस विजन के तहत ये बनाया गया हो सारा सिस्टम? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये हो रहा है यूरोप में, अमेरिका में और तरक्की याफ्ता ममालिक। वहाँ ये होता है कि एक सदर है, उसने एक पॉलिसी शुरू की है, उसके नीचे जो उनके मेम्बरान है या वहाँ का मेयर है उसने उस पॉलिसी को कंटिन्यू किया है। अब देखें, रिपब्लिकन की हुकूमत हो या दूसरी पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन जो डेमोक्रेट्स की, तो जो मनसूबा चल रहा होता है ना तो ना रिपब्लिकन का डेमोक्रेट ख़त्म करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा भी यही सवाल है। हम कहते हैं कि एक फोर्स बनाई पीरू फोर्स, एक फोर्स बनाई शाहीन फोर्स, ये शहबाज शरीफ साहब ने बनाई। उसके बाद परवेज़ लाई साहब आए, उनको कंटिन्यू करनी चाहिए थी। उसके बाद जो बुजदार आए उनको भी, पीपल्स पार्टी के भी बीच में वज़ीर आला आए, भट्टू साहब आए, उनको लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं रहती। ये असल में हमारा इतराज़ है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, रेस्क्यू 1112 परवेज़ लाई के दौर में शुरू हुई, अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद जब शहबाज शरीफ की दोबारा गवर्नमेंट आई ना तो बड़ी कोशिश की गई कि इसका नाम तब्दील कर दिया जाए ताकि उनका नाम ख़त्म हो जाए। एक और काम उन्होंने शुरू किया था वार्डन का, पंजाब में वार्डन, इसको भी कोशिश की गई कि इसको कोई नया नाम देकर ख़त्म किया जाए या वर्दियाँ नहीं बना दी जाए। लेकिन ये दोनों मंसूबे कंटिन्यू रखे। अगर देखें पंजाब के अगर 2 बेस्ट मंसूबों में से कहा जाए ना तो रेस्क्यू 1112 और ये इस वजह से, अच्छा इस वजह से नहीं है कि ये परवेज़ लाई ने बनाए हैं, ये इस वजह से है कि उसके बाद में आने वाले वज़ीर आला ने इसको बड़ी मुश्किल से कंटिन्यू रखा। अब कहा यह जा रहा है कि महंगाई पे काबू पाया जाएगा। महंगाई का बहुत बड़ा इशू है।
अब देखिए इस वक्त आप बाजार में जाएं, कोई सब्जी ऐसी नहीं जो 250 से 300 रुपए किलो से कम हो। और ये जो ऑयल का हमने पिछले दिनों सुना था हाँ, कि जी 175 रुपए महंगा बेचा जा रहा है फी किलो के हिसाब से, तो क्या ये उस पर भी कंट्रोल करेंगे? करना तो सब चीज़ों पे चाहिए, करना तो चीनी पे भी चाहिए। फिर वही बात आज शुगर मिल्क ने मिल्स किन की हैं, नाम सारे आ जाएंगे। सबसे पहले इसका हल पता क्या है? इसका हल यह है कि रोज रोज की ये जो खिचड़ी पकती है ना अपोजिशन की तरफ से, इसको खत्म करना चाहिए। कैसे? आप पाकिस्तान में जो 60-70 बड़े जो है शुगर मिल ना, उनके मालिकान के नाम जहाँ पब्लिश कर दें, ठीक है, उनके जो टैक्स हैं वो भी पब्लिश कर दें। ठीक है। उसके बाद क्या करें कि किसानों का रेट जो है ना वो शुगर मिल्स को ना करने दें। आप क्या है कि किसानों का रेट हुकूमत जो है ना वो करेगी, वो इब्तदाई गन्ने पे करेगी। ये नहीं हो शुगर मिल के अंदर एक साल तक गन्ना पड़ा रहता है और एक माह तक 2-2 माह तक पड़ा रहता है, ठीक जब उसका सारा पानी निकल जाता है तो उसका वजन कम हो जाता है। फिर अब ये देखिए ये महंगाई के साथ बराह रास्त लिंक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें महंगाई के साथ लिंक नहीं, ये महंगाई के साथ बराह रास्त लिंक है कि जब तक आप किसान को असल कीमत नहीं देंगे वो उसको, यानी अगर आप 50 रुपये या 100 रुपये किलो के हिसाब से ले रहे हैं गन्ना, तो अगर आप उसको वो वाली कीमत नहीं देंगे, उसको दे रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से, और शुगर मिल वाले उससे 40-50 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये महंगाई पे कभी काबू नहीं पाया जाएगा। ये आर्जी है। अब ये देखिए कि अभी पैरा फोर्स इनएक्टिव इतनी हुई नहीं, और आपको काना के इलाके में अब्दुल रहमान नाम का रिक्शा ड्राइवर है, उसने कहा कि मेरे से 10,000 काना की पैरा फोर्स ने रिश्वत ली है, मेरा रिक्शा बंद कर दिया है और मुझे 2 घंटे अब से बेजा में रखा। एक्सेप्शंस तो होते हैं सर, और मसला ये होता है कि जब कोई भी काम शुरू होता है तो शिकायत भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं। मेरा सवाल वही दोबारा से है कि अगर इस तरह की शिकायत आती हैं, देखिए पहले एक सिस्टम मौजूद है हमारा, वैसे जुडिशरी का भी पूरा सिस्टम मौजूद है, इनको क्या अख्तियारात मिले हैं, ये कर क्या सकते हैं? ये जाके सील कर देंगे दुकानें जिनकी, अच्छा ये मैं जानना चाहता हूँ, सील कर लेंगे, क्या उनको अरेस्ट कर सकते हैं, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? और अगर किसी को ये लग रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो फिर वो किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? अच्छा, इसी केस को जो हमने जो पहले है ना, इसमें उस जो वो अपील में गया ना, वो डिप्टी कमिश्नर के पास गया। ठीक है। अच्छा, प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी जो है उनके मजिस्ट्रेट भी तो डिप्टी कमिश्नर के अंडर ही होते हैं। तो बात ये कि घूम घाम के ये वहीं उनके पास ही अपीलें जा रही हैं जिन्होंने करप्शन करनी है। ये अगर आपने फोर्स बनाई है तो ये करें कि प्राइस कंट्रोल कमेटी की एक मेजर अदालत जो ना हर जिले में होगी, उसका आप एक सेशन जज लेवल का एक उसका जज रखें कि जी सारे केस ये उधर जाएंगे। 3-4 को सजाएं मिली ना इनके अपने भी लोगों को, तो उसके बाद इनका सारे जो है ना लोग वो बिल्कुल। आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन यकीन जानिए अभी तो इन्होंने ये इदारा बनाया है ना, जिस दिन उन्होंने एक अदालत बना दी तो उस पर बहुत ज़्यादा फिर हमारे सहाफ़ी हज़रात ही शोर मचाएंगे। देखें जी इन्होंने पैरेलल अदालतें बना दी हैं। नहीं, अच्छा अब आप देखें जो शोर मचाना है ना, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अमेरिका की 200 साल की जमहूरियत की तहकीक करें ना, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ खाना जंगी होती थी, काले जो थे उनको गुलाम बना के लाया जाता। लेकिन एक वक्त आया कि वो काले बोलते रहे, ठीक है, बोलते रहे। अब वो कहते ये कि ये तो हर बात पे बोलते हैं। एक वक्त आया कि काले जो लोग थे, अफ्रीकी लोग थे, उनको भी उनकी बराबरी का हकूक दिया। हालांकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले गोरे को काले पे और काले को गोरे पे कोई सब बराबर कर दिया था। उन्होंने भी ये कानून अपना लिया, और 200 साल के बाद अब ये देखें कि 54 रियासतें हैं और कोई रियासत ये नहीं कहती कि हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप है। हमारे मुल्क में देखें 4-5 रियासतें, हम इंडिया की अगर देख लें कितनी रियासतें हैं, तो आपको आधी से ज़्यादा रियासतें जो है ना वो यही शोर मचाते नजर आएंगी कि हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे। तो ये मतलब है। इसी तरह अगर आप बरतानिया की देखें तो बरतानिया में जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चौसर है, वो कह रहा है 15वीं ईस्वी में कि इंग्लैंड की जो सड़कें हैं ये इतनी टूटी फूटी है कि यहाँ अगर वो जो गधा गाड़ी या घोड़ा गाड़ी गुजरती है तो उसके पहिए टूट जाते हैं क्योंकि कीचड़ और सड़कें टूटी हुई हैं। लेकिन उसके मुकाबले स्पेन में मुसलमान रूलर्स की जो सड़कें बनाई हुई हैं वहाँ पानी के वो पाइप भी गुजरते हैं, सड़कें भी मजबूत हैं। यानी मुसलमानों ने 15वीं सदी ईस्वी में ही तरक्की कर ली थी, और इंग्लैंड में 15वीं सदी ईस्वी में उसको डार्क एज कहते हैं क्योंकि मुसलमान। तो ये क्यों कहते हैं? ये 500 साल के बाद उन्होंने देखा कि डार्क एज इसलिए कि हमने जमहूरियत को फ़रोग नहीं दिया, हमने तरक्की को फ़रोग नहीं दिया। फिर ये इन लोगों ने किया। और एक और लास्ट बात मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने ये भी लिखा अपने चौसर ने कि हमारे नौजवानों को क्या हो गया है, ये एलीट क्लास के जो अरब हैं उनकी कॉपी करते हुए लंबे लंबे जुब्बे पहनते हैं, टर्बाइन पहनते हैं, इनको अपना लिबास पहनना चाहिए।
अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये यूरोपीय नौजवानों को देखे हमारे नौजवान पेंटें कोट टाइयाँ लगाते हैं। ये नौजवानों का मसला नहीं है, ये हमारी इलीट क्लास जो रूलिंग क्लास है उसका मसला है। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जब भी कोई इस तरह का अदारा बनाया जाता है तो फौरी तौर पे कहा जाता है कि हमने ये जो इंग्लैंड को कॉपी किया है, जर्मनी को कॉपी किया, फ्रांस को कॉपी किया। ये भी तो देखे ना, उन्होंने यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने में कितने साल लगाए।